दोस्तों, आज से ठीक 79 वर्ष पहले दिन शुक्रवार, महीना रमज़ान का और तारीख 15 अगस्त 1947। ऐसा क्या हुआ था कि मोहम्मद अली जिन्ना की बेटी भारत में तिरंगा फहरा रही थी। आज से ठीक 79 साल पहले ऐसा क्यों हुआ कि जब देश आज़ादी का जश्न मना रहा था तो गांधी जी, जिन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता है, वो जंग आज़ादी में झंडा फहराते वक्त नहीं थे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 79 वर्ष में 100 साल पुरानी संघ आरएसएस और उसके पॉलिटिकल विंग भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसे सच सामने आने ही नहीं दिए जिसे जानना देश के लिए, आप सबके लिए बेहद ज़रूरी था। आखिर जिस वक्त देश आज़ाद हो रहा था उससे ठीक पहले संघ के लोग बॉम्ब लेकर कहां किस दफ्तर पर फोड़ने जा रहे थे। ऐसे कई सारे राज दोस्तों आज की इस कहानी में आपके सामने खोलने वाला हूं, विस्तार से एक एक बिंदु को सिलसिलेवार तरीके से। क्योंकि दोस्तों, आपको पता तो होगा कि आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, लेकिन उस दिन और उसके एक दिन पहले जब 14 अगस्त 1947 था, जिस दिन पाकिस्तान को आज़ादी मिली, इन दोनों दिनों के बीच में क्या कुछ हुआ और उस वक्त किन मुश्किल हालात में 15 अगस्त 1947 की आधी रात को इंडिया गेट पर झंडा फहराया गया और कैसे 20-30 हज़ार लोग जो वहां पर आने वाले थे, जिनके बारे में अंदाज़ा लगाया गया था, मगर कैसे लाखों की भीड़ वहां जमा हो गई थी। मगर इन तमाम चीज़ों के बीच में संघ ने क्या कुछ किया है दोस्तों, कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, इतिहास के पन्नों को आज जब 12 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार बदल रही है, अपने हिसाब से इतिहास उन संघी और अधकचरे ज्ञान वाले लोगों से लिखवाकर बच्चों के किताबों के सिलेबस में डलवा रही है, तो आज जानना यह बेहद ज़रूरी है कि उस दिन हुआ क्या और कौन सी वो चीज़ें हैं जो छुपाई गई। आप अक्सर इस दिन को वो तमाम बातें सुनते होंगे, देखते होंगे, हर साल वही बातें सुनते देखते होंगे टीवी स्क्रीन से लेकर किताबों की कहानियों में, मगर आज आपको कुछ अलग दिखाते हैं जो आप तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा। दोस्तों, आज से ठीक 79 साल पहले दिन शुक्रवार, तारीख 15 अगस्त, महीना रमज़ान, जैसे ही घड़ी की सुइयों ने 12 बजाए, शंखनाद गूंजा, हजारों नहीं लाखों की भीड़ ने संसद भवन पर पहुंचकर जयकारे लगाने शुरू किए। मूसलाधार बारिश हो रही थी। बात भारत की आज़ादी से 33 घंटे पहले की, यानी 13 अगस्त 1947 की दोपहर करीब 3 बजे कलकत्ता की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती की तंग गलियों में एक पुरानी खस्ता हाल शेरले कार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। बैठे थे अंदर 77 वर्ष के राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी। 4 लाख से ज्यादा लोगों की इस गंदी बस्ती में गंदगी और बदबू का कोई हिसाब नहीं था। कार जैसे ही मोहल्ले में पहुंची, गुस्साई भीड़ ने पत्थर और बोतलें बरसानी शुरू कर दी। भीड़ में सिर्फ हिंदू थे। कार का दरवाजा खुला, धीरे से उतरकर एक हाथ से शॉल उन्होंने संभाली, दूसरे हाथ को शांति की मुद्रा में उठाए। भीड़ से कोई चिल्ला करके बोला, 1 साल पहले नाव खाली में मुसलमानों ने कत्लेआम किया, बहु बेटियों का बलात्कार किया, तब आप कहां थे? गांधी सीधे भीड़ के बीच में चले गए, बोले, आप मुझे मारना चाहते हैं? ठीक है, मैं सामने हूं, मारी। गांधी ने आगे कहा, नाव खाला में एक भी हिंदू नहीं मारा जाएगा। इस वचन खुद मुस्लिम लीग मोहम्मद हुसैन शहीद, अगर फिर भी हिंदू की जान गई तो अपनी जान दे देंगे। भीड़ पल भर में शांत। और आज की भीड़ होती इन संघियों की, भाजपाइयों की, तो उसमें वो पेट्रोल डाल देती, मगर वो गांधी जी थे। गांधी उसी मोहल्ले में एक जर्जर मकान हैदरी मंजिल में ठहर गए। हैदरी मंजिल, कभी किसी अमीर मुसलमान का घर, अब चूहों कॉकरोचों का बसेरा था। तो प्रार्थना सभा में करीब 10,000 लोग जुटे। गांधी ने कहा, कल हम आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन आज आधी रात को देश के टुकड़े टुकड़े होंगे। कल खुशी का दिन होगा, उतना ही दुख का भी। यह आज़ादी हमें एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप रही है। अपना विवेक, भाईचारा मत छोड़िए। कलकत्ता में अगर ये बच गया तो समझिए पूरे देश में बच जाएगा। रात 12 बजे जब नेहरू भारत की आज़ादी को ऐतिहासिक भाषण दे रहे थे,
हैदरी मंजिल में न बल्ब जला, न लालटेन, न मोमबत्ती, सिर्फ अंधेरा सन्नाटा। गांधी उस दिन थोड़ा जल्दी सोने चले गए। 15 अगस्त गांधी को प्रार्थना सभा में 30,000 से ज्यादा लोग उनके पहुंचे। गांधी ने पूरा दिन उपवास रखा, गीता पाठ और चरखे में बिताया। न झंडा फहराया, न कोई राजनीतिक भाषण दिया। सूचना प्रसारण विभाग ने आज़ादी पर संदेश मांगा तो उन्होंने साफ इनकार करते हुए कहा, मेरे पास देश के लिए कोई संदेश नहीं, मेरा दिल सूख चुका है। उस रोज गांधी जी की प्रार्थना सभा में कलकत्ता के मुसलमानों के नेता सोहरावर्दी ने कहा, अब मैं बोलूंगा जय हिंद, मेरे बाद आप लोग भी बोलेंगे। जवाब में 30,000 लोगों के गले से फूट पड़ा जय हिंद। गांधी आगे थे। दोस्तों, पूरा देश सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलस रहा था। ये मोदी और शाह और योगी की तरह नहीं जो सिर्फ ये कहे कि उस दिन सिर्फ हिंदू काटे गए। दोस्तों, सिवाय कलकत्ता के प्रार्थना सभा के बाद गांधी जी उसी पुरानी शेरले गाड़ी में शहर के दौरे पर निकल गए और इस बार कलकत्ता की भीड़ ने महात्मा की कार का स्वागत पत्थरों और बोतलों से नहीं, गुलाब जल से किया। आंखों में आभार के आंसू भरकर उस शहर मानो कह रहा हो, गांधी जी आपने हमें बचा लिया। कलकत्ता में गांधी अपनी जान की बाजी लगाकर हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे का गला काटने से रोकने में जुटे थे। उधर कराची में पाकिस्तान बन चुका था। कराची में क्या हो रहा था? मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बनने के जश्न की तैयारी कर रहे थे। रोज जिन्ना के तमाम कार्यक्रमों में से एक था वो रोज खुली गाड़ी में कराची के सड़कों पर अभिवादन परेड निकालना। फ्रीडम एट मिडनाइट में लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियर लिखते हैं, परेड से कुछ घंटे पहले सीआईडी ने वायसराय माउंटबेटन को खबर दी कि आरएसएस के कुछ लोग जिन्ना की खुली गाड़ी पर बम गिराने की साजिश रच रहे हैं। यह ऑथेंटिक उस बुक में लिखा गया। माउंटबेटन में जिन्ना से बंद गाड़ी में यात्रा करने की गुजारिश की। जिन्ना ने साफ इनकार कर दिया। भारत की आज़ादी के एक दिन पहले यानी 14 अगस्त की सुबह कराची असेंबली हॉल में पाकिस्तान बनने का जश्न शुरू हुआ। फ्रीडम एट मिडनाइट के मुताबिक बाद में जांच में पता चला कि आरएसएस के लोग सच में कराची पहुंच चुके थे। हालांकि जिस नेता को बम फेंकना था, इशारा देना था, ठीक उसी पल उसकी हिम्मत जवाब दे गई। कायर तो ये पहले से ही है। 214 अगस्त को वो डरावनी कार यात्रा सुरक्षित निपट गई। 15 अगस्त को जिन्ना ने सारे राजकीय अधिकार अपने हाथ में लिए। हमेशा लोकतंत्र की दुहाई देने वाला नेता है। नए राष्ट्र की कमान संभालते ही लगभग एक तानाशाह की हैसियत में आ गया जिन्ना। दोस्तों, इस देश के बंटवारे में 3 लोग ही मुख्य तौर पर हैं, एक आरएसएस और एक जिन्ना की मुस्लिम लीग। एक तरफ अंग्रेजों ने आरएसएस जैसे पिट्ठुओं वाले संगठन को अपने पास मिला करके सावरकर जैसे लोगों की विचारधारा को मानने वाले लोग जिसमें शामिल थे। दूसरी तरफ जिन्ना जो खुद को प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर देख रहा था। 215 अगस्त 1947 रमजान का महीना और जुमतुल विदा, आखिरी जुमा। मैं दावे से कह सकता हूं 90% अधकचरे ज्ञान वाले अंधभक्तों को पता ही नहीं होगा कि वो दिन कौन सा था, कि वो रमजान का महीना था, जुमतुल विदा था, नहीं पता होगा। या फिर इस देश में 60%, 80% लोगों को भी शायद नहीं पता हो। पाकिस्तान में जश्न हो रहा था, मगर उस जश्न में जिन्ना की इकलौती संतान दीना मौजूद नहीं थी। वो कराची से सैकड़ों किलोमीटर दूर मुंबई के कोलाबा इलाके के एक फ्लैट में पशुपेश में थी। अपनी बालकनी से भारत पाकिस्तान दोनों के झंडे उसने लटका रखे थे। वो तय नहीं कर पा रही थी कि किस मुल्क को अपना कहे, उस भारत को जहां उसका जन्म हुआ या उस पाकिस्तान को जिसे उसके पिता ने गढ़ा। बालकनी पर लटकते वो झंडे उसी अनसुलझे सवाल की तस्वीर थे। दिन आया 15 अगस्त 1947, जब काफी जानें भारत और पाकिस्तान में जा चुकी थी। दूसरी तरफ अंग्रेजों ने विश्व युद्ध में मारे गए 10,000 भारतीय सैनिकों की याद में इंडिया गेट बनवाया था। इसी इंडिया गेट, दिल्ली के इंडिया गेट से पंडित जवाहरलाल नेहरू शासकीय तौर पर पहली बार आजाद भारत का तिरंगा फहराने वाले थे। माउंटबेटन के सलाहकारों ने अंदाजा लगाया था कि करीब 30,000 लोग आएंगे। रस्सियों की गैलरी, रास्ते समेत पूरा इंतजाम उसी हिसाब से हुआ, मगर अंदाजा गलत निकला। और गलत कितना निकला? 1,00,000-2 लाख के फर्क से नहीं, 5 लाख के फासले से अंदाजा गलत निकला। दिल्ली ने ऐसा मानो सागर पहले कभी नहीं देखा होगा।
जो रस्सियां गैलरियां 30,000 को संभालने के लिए बनी थी, वो उस भीड़ में कहीं खो गई। कुर्सियां सूखी टहनियों की तरह टूट रही थी। कई देहाती लोग जो घर से खाना बांध कर लाए थे, भूखे ही रह गए। भीड़ में इतने भिजे हुए थे कि पोटली खोलने के लिए हाथ तक नहीं पहुंच पा रहे थे। याद कीजिए, कल्पना कीजिए उस वक्त के जोश को। वायसराय माउंटबेटन, जिसके 17 साल की बेटी पामेला अपने पिता के स्टाफ के साथ में वक्त पर पहुंच गई थी झंडा फहराने के पहले, लेकिन मंच से जब सिर्फ 100 गज की दूरी थी, आगे बढ़ना नामुमकिन हो गया। इतनी घनी भीड़ कि सुई रखने की जगह नहीं। मंच पर खड़े नेहरू ने परेशानी उनकी भापी। फ्रीडम एट मिडनाइट किताब के मुताबिक नेहरू चिल्लाकर बोले, लोगों के ऊपर से चलती आओ जाओ। पामेला ने कहा, लेकिन मैं ऊंची एड़ी की जूतियां पहने हूं। नेहरू ने कहा, उतार दो। पामेला जैसी बड़े घराने की लड़की के लिए इतने बड़े मौके पर नंगे पांव पर चलना उचित नहीं लगा। उसने मना किया। नेहरू ने फिर कहा, पहने रहो, लोगों के ऊपर से चढ़ाओ, आगे बढ़ो, किसी को बुरा आज नहीं लगेगा, सब देश प्रेम में डूबे हैं। पामेला ने आखिरकार जूतियां हाथों में उठा ली और इंसानों के उस जिंदा कालीन पर चलना शुरू कर दिया। भीड़ को यह तमाशा भा गया। संघों वाली नफरत नहीं दिखी, अपनापन दिखा। हंसते हंसते उसे आगे बढ़ाने में लोग मदद कर रहे थे। जैसे ही माउंटबेटन की बग्घी के आगे चलते अंगरक्षकों की चमकीली पगड़ियां दूर से दिखी, भीड़ किसी उफनती लहर की तरह आगे बढ़ने लगी। बग्घी में बैठे माउंटबेटन को समझते देर नहीं लगी कि जैसा भव्य कार्यक्रम सोचा गया वैसा मुमकिन नहीं। बैंड भीड़ में फंस चुका था, गार्ड्स हिल में नहीं सकते। खुद माउंटबेटन अपनी बग्घी से उतर पाने की हालत में नहीं थे। उन्होंने नेहरू से चिल्लाकर कहा, बस झंडा फहरा दीजिए, बाकी सब यहीं रोक देते हैं। अब सोचिए, कल्पना कीजिए लोगों का उत्साह और भीड़ कैसी थी। दोस्तों, केसरिया सफेद हरे रंग का वो झंडा धीरे धीरे ऊपर चढ़ने लगा। रानी विक्टोरिया के परपोते माउंटबेटन ने अपनी बग्घी में ही खड़े होकर उसे सलामी दी। झंडा जैसे ही पूरी तरह लहराया, 5 लाख से ज्यादा लोगों के गले से हर्ष ध्वनि निकली। ठीक उसी वक्त आसमान में एक इंद्रधनुष खिल उठा, आजादी का, आजादी के जश्न का। देश आजाद हो चुका था। और आज 79 वर्ष के बाद आप कल्पना कीजिए, क्या ऐसे संघियों और इस नफरती विचारधारा वाले, विभाजनकारी नीति वाले, हिंदू मुस्लिम की विभाजनकारी नीति पर राजनीति करने वाले गुजराती भाइयों के लिए क्या इस देश को आज़ाद कराया गया था? जो छात्र छात्राओं, किसानों, महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों, उद्योगपतियों, किसी को नहीं छोड़ रहे। दोस्तों, इतिहास के पन्नों को अपने जहन में रखना जरूरी है, लेकिन कुछ जख्म होते हैं जिन्हें भूल कर आगे बढ़ना जरूरी है। मगर ये संघी और भाजपाई क्या कहते हैं? 14 अगस्त को 15 अगस्त के बीच में जो लोग मारे गए, काटे गए, हम उनको जिंदा रखना है अपनी यादों में, क्योंकि ये नफरत जिंदा रखना चाहते हैं। लेकिन ये अंधभक्त भूल जाते हैं और लोगों को भुला देना चाहते हैं कि उस दिन सिर्फ एक धर्म के लोग नहीं मारे गए, दोनों तरफ से खून बहे थे। होश में आइए देशवासियों, और मेरे वो प्यारे अंधभक्त भाई जो ऐसे अधकचरे ज्ञान वालों के झांसे में आ गए हैं, निकलिए इनके चंगुल से, आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे। अपनी राय लिखिए।